जय हिंद। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक। दोस्तों, क्लास 11 विषय मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था सेट का अध्ययन कर चुके थे। आज हम एक नए चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 2 जिसका नाम है संबंध एवं फलन। देखो, आपको लगता होगा कि गणित केवल संख्याओं की ही कहानी नहीं है, बल्कि गणित रिश्तों की भी कहानी है। जब दो संख्याओं के बीच रिश्ते बनते हैं तो उनसे क्या निकल के आता है? संबंध। और फलन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जब इनपुट आउटपुट, जब एक इनपुट के बदले केवल एक ही आउटपुट मिले तब रिलेशन को हम लोग फंक्शन कह देते हैं। अब ये तो हो गया थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षिप्त में संबंध एवं फलन। बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का अगर इम्पोर्टेंस देखें तो ये चैप्टर क्लास 11 फाइनल एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही। इसके अलावा जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कैलकुलस। तो कैलकुलस का ये नींव है। इसके अलावा आप CUET का एग्ज़ाम देने जाएं, NDA की एग्ज़ाम देने जाएं, या जी के एग्ज़ाम देने जाएं, या SSC या ISPCS के एग्ज़ाम, कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस चैप्टर का संबंध है रिलेशन फंक्शन के द्वारा। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर कह लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है आगे के चीज़ों को समझने के लिए। खास तौर से क्लास 12 जब पढ़ने जाएंगे तो वहाँ कैलकुलस आएगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो उसके लिए तो एकदम बेस है। और बाकी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है तो उसको देख लेते हैं एक बार। इस पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, रिलेशन की परिभाषा, फंक्शन क्या है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। देखिए, ये एक चैप्टर एक क्रम से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। इसको समझना है तो इसको अच्छे से समझना होगा, इसको समझना है तो इसको अच्छे से समझना होगा। और फाइनली अगर डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालने की स्थिति में आप पहुंच जाते हैं ऊपर के पूरा समझने के बाद, तब मान लीजिए कि आप फंक्शन को, रिलेशन को आप समझ पाए हैं। बाकी बहुत देर न करते हुए दोस्तों हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रमित युग्म। कोई दो समुच्चय हैं, ए कोई सेट का अवयव हो और बी किसी सेट बी का अवयव हो। ध्यान दो, ए बिलोंगिंग टू ए, स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ए समुच्चय ए का एक अवयव है, बी समुच्चय बी का अवयव है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं ए कामा बी और इसको स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दें तो ये कहलाता है समुच्चय ए और बी के अवयवों का क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। इसको हम लोग पढ़ेंगे। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो, ए सेट ए का एक अवयव हो, बी सेट बी का एक अवयव हो, तो ए कामा बी उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। समुच्चय ए और बी के अवयवों का क्रमित युग्म है, जिसमें हम ए को क्या कहेंगे, ए को हम लोग कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट पहला निर्देशांक या पहला कंपोनेंट मतलब अवयव। ठीक, ये कोऑर्डिनेट में नहीं जानते। बी के क्या कहेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट
या सेकेंड कंपोनेंट। ठीक, तो इतना बस जानना है कि कोई ए और बी कोई दो समुच्चय हों, ए और बी कोई उनके दो अवयव हैं, तो इस तरह अगर लिख दें तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। ठीक, अब देखो हम देखो नोट में लिखते हैं फिर। अब नोट, क्रमित युग्म में क्रम का महत्व है, क्रम का महत्व है। इन ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, वो महत्व रखता है। कैसे? अगर व्यवहारिक एग्जाम्पल देखें तो आप पहले जूता पहनोगे कि मोजा? मोजा। तो मोजा पहनेंगे तभी जूता पहनेंगे। अगर जूता पहनने के बाद मोजा पहन लेते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो व्यवहारिक उदाहरण में भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का महत्व है कि पहले कौन सब करना है। ठीक, अगर खाना पीना की बात करें तो हम पीना खाना तो करते नहीं, हम लोग खाना पीना कहते हैं, खाते हैं फिर पीते हैं। हाँ, वहाँ भी ऑर्डर का महत्व है। तो बहुत सारे व्यवहारिक उदाहरण हैं। अब शर्ट पहन लो फिर ऊपर से बनियाइन पहनो, अच्छा लगेगा? यहाँ भी ऑर्डर का महत्व है, पहले बनियाइन, नीचे संडो गंजी पहनना, फिर उसके बाद शर्ट पहनना है। हाँ हाँ, नहीं, यहाँ भी अगर ऑर्डर नहीं ध्यान दिए तो फिर हंसी के पात्र बन जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स या साइंस हो, कहीं ना कहीं वो अपने व्यवहार से, जो हमारी सामाजिक ज़िंदगी है उससे जुड़ी हुई होती है। और मैथ और साइंस को उससे अगर इंटरकनेक्ट करके पढ़ेंगे तभी ये और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी तो किताबी भाषा पढ़ने पे थोड़ा सा टिपिकल लगता है, उसको कहीं से कोरिलेट करके पढ़िए, किसी से जोड़ के पढ़िए, अपने व्यवहारिक आसपास के उदाहरणों से उसको कनेक्ट करके पढ़िए, तो दिमाग में जल्दी बैठ जाता है और याद भी हो जाता है। तो हमारे व्यवहारिक उदाहरण में भी क्रमित युग्म में क्रम का महत्व है। और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो इसको भी देख लीजिए, 1 2 2 1 के इक्वल है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 2 एंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 1 दोनों बराबर नहीं होते। देख लो, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट पे बनाए, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, 1 2 यहाँ आएगी, एक्स पर 1 वाई पे 2 और 2 1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो देखो 1 2 यहाँ पे है, 2 1 कहाँ है? यहाँ पे। तो दोनों बराबर हो सकते हैं? दो अलग अलग जगह पे। यानी कि जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ भी 1 2 2 1 2 को 2 1 के बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ भी समझ सकते हो। हाँ, लेकिन हम यहाँ कह दें कि 1 2 बराबर 1 2 तो सही है। यानी दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके दोनों कंपोनेंट इक्वल हों। यानी कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए, इसका सेकेंड कंपोनेंट इसका सेकेंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इस आधार पे हम यहाँ लिख देते हैं कि एक्स वाई डज नॉट बिलोंगिंग टू वाई एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। यदि एक्स और वाई दोनों बराबर ना हो तो, अगर एक्स वाई दोनों बराबर नहीं तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन एक्स वाई बराबर वाई एक्स हो जाएगा। कब बराबर हो जाएगा? यदि एक्स बराबर वाई हो जाए। यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसको बराबर लिख सकते हैं ना। देखो 1 2 2 1 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x और y बराबर नहीं है। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि x और y अगर दोनों बराबर नहीं, 1 और 2 दोनों बराबर हैं? नहीं है। और 1 और 2 अगर दोनों बराबर नहीं है तो उसके ऑर्डर्ड पेयर भी बराबर नहीं होंगे। तो वही चीज लिखे हैं कि x, देखो x y डज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। x यहाँ 1 है, ये y है, ये y है, ये x है। ठीक, तो यहाँ पे अगर x बराबर 1 है, y बराबर क्या है? 2 है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि x y और y x बराबर नहीं होंगे। कब? जब x और y दोनों बराबर ना हो। लेकिन x y
बराबर वाई एक्स, ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि 1 बराबर 2 है, यानी एक्स वाई बराबर वाई एक्स हो जाएगा। कब? जब एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो इतना आर्डर्ड पेयर इसको समझना है। तो आर्डर्ड पेयर क्या है समझ में आ गया होगा। अब आर्डर्ड पेयर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू सेट्स, दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल, इसी को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे सीपी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो संख्याओं का कार्तीय गुणनफल। देखो इसको समझने के लिए हमको आर्डर्ड पेयर समझना था, ठीक? तो बिना आर्डर्ड पेयर समझे इसको नहीं समझ सकते थे, ठीक? तब दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल क्या होता है? दो समुच्चय की बात करें तो दो समुच्चय पहले लेना पड़ेगा। माना यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो इनके कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से लिखते हैं तथा इस प्रकार परिभाषित करते हैं। किस प्रकार? ऐसे ए क्रॉस बी बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए और एक्स बिलोंगिंग टू, यानी कि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो इनके कार्तीय गुणनफल को पहले लिखेंगे कैसे? इनके कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से लिखेंगे और इसको परिभाषित करेंगे आर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट, ठीक? ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे? आर्डर्ड पेयर टाइप के, जिसमें इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा ए का होगा और सेकेंड कंपोनेंट किसका होगा? बी का होगा। यानी इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर टाइप एलिमेंट होंगे जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट मतलब अवयव समुच्चय ए का तथा सेकेंड अवयव किसका होगा? समुच्चय बी का होगा, बी का होगा, ठीक? यानी कि ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट, क्रमित युग्म टाइप के एलिमेंट होंगे, जिसमें क्रमित युग्म का पहला कंपोनेंट किसका होगा? ए का, दूसरा कंपोनेंट किसका होगा? बी का। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल जब तक नहीं करोगे ये एकदम क्लियर नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करेंगे ए बराबर 1 2, बी बराबर ए बी सी, तो ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी में पहले सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, देखो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, सेट के अंदर है ना, ये सेट के अंदर एलिमेंट होंगे और किस टाइप के होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के, जिसमें पहला कंपोनेंट किसका होगा? ए का, दूसरा कंपोनेंट किसका होगा? बी का। तो पहले बनाओ 1a फिर कामा 1b फिर कामा 1c। समझ में आया कैसे बनाओगे? अगर 1 2 यहाँ लिख दो a b c, 1a 1b 1c, फिर क्या करोगे? 2a 2b 2c, ठीक? तो 1a 1b 1c, अब फिर क्या करोगे? 2a 2b 2c। बस देखो ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट देखो किसका है? पहला कंपोनेंट देखो 1 है। अगर हम a बराबर यहाँ से लिखें तो क्या होगा? a अगर यहाँ इसको देख के अगर a लिखना हो तो इसके पहले कंपोनेंट को लिख लो। तो पहला कंपोनेंट क्या है? 1। अब 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 बार लिखोगे?
एक ही बार लिखोगे ना, तो 1 1 1 फिर 2 लिखोगे, फिर पहला कंपोनेंट 2 ही है, फिर क्या लिखो, अगर बी लिखना हो, इसको देख के अगर बी लिखना हो तो कौन सा कंपोनेंट लिखोगे, ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे, फिर सी, और बाकी जो दूसरा कंपोनेंट लिखोगे तो फिर से वही रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये हो गया। अब बताओ अगर हम बी क्रॉस ए निकाले तो बी क्रॉस ए सेट के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, क्रमित युग्म। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पहला कंपोनेंट किसका होगा, बी का, दूसरा कंपोनेंट किसका होगा, ए का। देखो यहाँ ए क्रॉस बी था तो पहला कंपोनेंट ए का, बी क्रॉस ए तो दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट किसका, बी का। तो यहाँ क्या लिखोगे, A1 A2 फिर B1 B2 फिर C1 C2। यानी अगर यहाँ पे अगर लिखना चाहो बी क्रॉस ए की डिफिनीशन, अगर यहाँ से बी क्रॉस ए के डिफिनीशन लिखना चाहो तो बी क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे। किस प्रकार से आएंगे, एक्स किसका होगा, एक्स किसका होगा, बी का, और वाई किसका होगा, ए का होगा। इसके अनुसार चलोगे, अगर यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है तो ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट इसका होगा, दूसरा कंपोनेंट किसका होगा, ए का होगा। समझ में आ गया। तो यहां से तुम लिखे थे ए क्रॉस बी, ठीक, यहां क्या लिख दिए, यहां लिख दिए बी क्रॉस ए। तो दोनों एक साथ भी लिख सकते हो, तो दोनों को बस ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी है तो यक्स ए का था, यहाँ बी क्रॉस ए है तो यक्स बी का हो गया। क्लियर हो गया। और भी क्या देख रहे हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, 1 A 1 के बराबर होगा, हम बताएं कि नहीं ना होगा। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण से कह सकते हो, यह एग्जाम्पल से क्लियर है, नोट में लिखो, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नहीं है ना, देख रहे हो ना, ए क्रॉस बी में 1 ए है, यहाँ A1 है, यहाँ 1 बी है, यहाँ A2 है। अभी पहले हम बताए हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होंगे कभी, इक्वल कब होंगे, जब इसके दोनों कंपोनेंट इक्वल हों। समझ में आ गया। और क्या देख रहे हो, नोट पहला में, यदि नोट 2 में लिखना, यदि Na बराबर R, ए में यदि R अवयव हो और बी में कितने अवयव हो, यस अवयव हो। ठीक, अगर ए में R अवयव हो, बी में यस अवयव हो। एक एग्जाम्पल में देखो, यहाँ जो ऊपर एग्जाम्पल लिए हो, इस एग्जाम्पल में Na कितने थे, देखो यहाँ पे Na कितने हैं, अरे बताओ जी, ए में कितने अवयव हैं, 2, तो लिखो यहाँ पे Nb कितने हैं, 3। ठीक, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव आया है, ए क्रॉस बी में अवयव गिनो, 1 2 3 4 5 6 आए हैं। 6 क्या है, 2 गुणे 3। अब बी क्रॉस ए में कितने अवयव आए हैं, बी क्रॉस ए में कितने अवयव आए हैं, 6 फिर से आए हैं, यानी कि 6 क्या है, Nb गुणे Na। ये क्या था, Na गुणे Nb था। समझ में आ गया। तो यहीं पे लिख सकते हो, यदि Na बराबर R, Nb बराबर यस, तो Na क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, R इंटू यस। R क्या है, Na गुणते Nb। ये गुणा वाला सिंबल है, क्रॉस वाला नहीं है, ये जो हम लोग साधारण गुणा करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, लिख लो इसको गड़बड़ से। यहाँ ध्यान देना ये, ठीक। इसी प्रकार अगर Nb क्रॉस ए निकाले तो
यस एन बी यस गुणे आर, यस क्या है एन बी इंटू एन ए। क्लियर हो गया? यहाँ से एकदम क्लियर देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। और ये तो हम 2 सेट के लिए निकाले थे। नोट 3 पहले ये निकालो, a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4। तो a क्रॉस b निकालो तुरंत, a क्रॉस b निकालो और b क्रॉस a निकालो। a क्रॉस b निकालोगे तो क्या आएगा 1 2 1 4 2 3 4 है जी, 2 3 4 1 4 सॉरी 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 फिर 3 2 3 3 3 4, यही ना। अब बी क्रॉस ए निकालो, ये पूरा कवर अप हो रहा है ना जी। बी क्रॉस ए निकालो, बोलो जल्दी जल्दी। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। अब एक क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए निकले। इसमें देखो कॉमन अवयव कितने हैं, कॉमन अवयव बताओ जो दोनों में कॉमन है। देखो 2 2 इसमें भी है, 2 2 3 3 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है, और 2 3 अच्छा 2 3 हाँ 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, और 3 2 यहाँ है, 3 2 यहाँ भी, 3 2 यहाँ भी है, 3 2 और कोई है? ठीक। अब ए और बी में कितने अवयव कॉमन थे? 2। ए और 2 3 इसमें, 2 3 इसमें है। ए और बी में कॉमन अवयवों की संख्या कितनी थी? 2। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन अवयवों की संख्या कितनी आ गई? 4, यानी 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? यानी यहां से रिजल्ट ये लिख सकते हो, या यहीं से अगर रिजल्ट लिखोगे, यहीं से अगर रिजल्ट लिखोगे, रिजल्ट लिख लो। यदि समुच्चय ए, दो समुच्चय ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या यदि n हो तो a क्रॉस b तथा b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट है एकदम रिजल्ट, इसको लिख लो। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n हो, ठीक, तो अगर a क्रॉस b और b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या देखोगे तो कितना आ जाएगी? n स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या था, a और b में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी थी? 2 था ना। और a क्रॉस b और b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी थी? 4 ना। तो वही चीज तो फार्मूला लिखा गया है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो, ठीक, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। हमको चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव भी कराना होता है ना, तो ये सब चीजें याद रखो, ठीक। यदि समुच्चय ए तथा बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n हो तो a क्रॉस b और b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या निकालोगे तो कितना आ जाएगा? n स्क्वायर। ठीक, याद रहेगा?
ठीक। अब देखो इसको मिटाएं, रिजल्ट में ही लिखो या नोट में जो भी समझ लो, या नोट भी लिख सकते हो। यदि ए बी सी तीन समुच्चय हों, ऐसे लिखो, यदि A1 A2 A3 तीन समुच्चय हों तो A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3, A1 क्रॉस A2 पहले निकालो। अगर A1 क्रॉस A2 निकालोगे तो क्या आएगा, इस टाइप का आएंगे, A बिलोंगिंग टू A1 B बिलोंगिंग टू A2, ऐसे ही नहीं होंगे। अगर हम निकाल लें A1 क्रॉस A2, इसमें तीन टपल होंगे, इसमें A B C होंगे, और इस प्रकार से होंगे कि A जो होगा A1 का होगा, B A2 का होगा, C A3 का होगा। ठीक, तीन के अगर अगर निकालना हो तुमको A1, चलो तीन के पढ़ो, का हम बहुत ज़्यादा किताब में आपके तीन के दिए, तीन तक पढ़ो। ठीक, तो अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, अगर A1 बराबर 0 1, A2 बराबर -1 0, A3 बराबर -1 1, तो हमको निकालना क्या है, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 निकालना। तो कैसे निकालोगे, इसके लिए पहले तो हम दो निकालेंगे, A1 क्रॉस A2। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फार A1 क्रॉस A2, तो A1 क्रॉस A2 में कैसे एलिमेंट आएंगे, 0 -1 0 -1 0 0, ठीक, फिर 1 -1 1 0, यही आएंगे ना। अब क्या करोगे, निकालोगे फिर A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3। अब क्या करोगे, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, 0 -1, फिर कॉमन, फिर कौन सा लोगे, इसका पहला कंपोनेंट, ये दोनों लोगे, फिर इसका लोगे -1, ठीक, फिर कामा, फिर इसको इसके साथ करोगे 0 -1 1, ठीक। अब इसको लोगे 0 0 -1, फिर 0 0 1, फिर यहाँ लिख लेते हैं, फिर 0 0 लिख लिए, ये हो गया, फिर 1 -1 -1, ऐसे रहेगा, कामा, इसको लिख लिए थे ना, फिर 1 -1 1, फिर अब इसको लिखोगे 1 0 -1, फिर 1 0 1। समझ में आया कैसे करोगे? देखो पहले A1 क्रॉस A2 निकाले, 0 -1 0 0, फिर 1 -1 1 0, ठीक हो गया। फिर A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 निकालना था, तो ये पहले इसको ले लोगे 0 -1, फिर -1 0 -1 1, ठीक, फिर इसको ले लो 0 0 -1, ठीक, फिर 0 0 1, फिर क्या करोगे 1 -1 -1 1 -1 -1, ठीक, फिर 1 -1 1, ठीक, फिर इसको ले लो 1 0 -1 1 0 -1, फिर 1 0 1। क्लियर है? अब देखो इसमें कितने अवयव थे, 2, इसमें कितने अवयव हैं, 2, इसमें कितने अवयव हैं, 2, तो इसमें अगर अवयव निकाले तो इसमें कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ गया, 8 हो गए ना। तो यानी इस यहां से एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं,
यहाँ से रिजल्ट फिर क्या निकालोगे, यदि NA1 बराबर R, NA2 बराबर S, NA3 बराबर T, तो A1 सॉरी इसको लिखोगे इसे NA1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 में कितने अवयव आ जाएंगे, R इंटू यस इंटू T। यहाँ यानी कि ये क्या है, NA1 इंटू NA2 इंटू NA3। समझ में आ गया। तो यहाँ से रिजल्ट ये भी लिखोगे एक ठो, कल के कैसा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन है लगा लो, ठीक है ना। तो बाकी से समझ गए। देखो इसमें 2 था, इसमें 8 है। 8 कैसे आए, A का, A2 का, A3 का। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, लिखना बाद में। हम देखो जल्दी से हम लोग उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि ये लिखा है यदि x + 1 y - 2 बराबर 3 1, तो x और y का मान ये बराबर कह रहा है। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के कंपोनेंट बराबर हो। ये x y बराबर y x होगा, कब होगा, जब x बराबर y, तभी ना होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो पक्का है कि ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा और ये कंपोनेंट इसके बराबर होगा। चूंकि यदि इतना बराबर इतना, तो फर्स्ट कंपोनेंट x + 1 बराबर 3 और y - 2 बराबर 1। यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2, यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 3। तो x और y के मान कितने आ गए, 2 और 3। समझ में कैसे है, क्लियर है। कंपोनेंट वाइज इक्वल होंगे, अगर दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, यदि PABC, P क्या दिया है, P बराबर दिया है ABC, Q बराबर क्या दिया है R, तो P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान है, ये Q है जी, Q बराबर R, तो P क्रॉस Q निकालो, जल्दी से निकालो। AR BR CR, बस हो गया ना। Q क्रॉस P निकालो, RA RB RC, ये क्या दोनों समान है, कोई भी समान नहीं, AR है या RA है, ठीक। तो कार्तीय गुणन, क्या दोनों कार्तीय गुणनफल समान है, समान नहीं है, समान नहीं है। क्लियर है। एग्जाम्पल 3 देखो, सिद्ध कीजिए कि A बराबर दिया है, A बराबर दिया है 1 2 3, B बराबर क्या दिया है 3 4, C बराबर क्या दिया है 4 5 6 आए, सॉरी 4 5 6। अब क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, B और C में कौन सा अवयव कॉमन है, 4। फिर A बराबर क्या दिया है, A बराबर दिया है 1 2 3। अब तुमको निकालना क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, निकाल लोगे। A4 2 4 3 4, बस यही तो ज्ञात करना है। पहला हो गया पहला, दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे, चौथा कर लोगे, नहीं आएगा तो हमको बताओगे, ठीक। यदि P बराबर, एग्जाम्पल नंबर 4, यदि P बराबर 1 2, तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात करना है। P बराबर क्या दिया है 1 2, तो पहले तुम P क्रॉस P निकालो। P क्रॉस P अगर तुमको ना समझ में तो P को 2 बार लिख लो, 1 2, तो क्या निकालो 1 1 1 2 2 1 2 2। ओके, फिर अब क्या निकालना है, P क्रॉस P 1 1, तो ये ऐसे ही रहोगे, पहले एक एक लोगे, 1 1 पहले ये ले लो,
1 1 1, फिर 1 1 2 हो गया। अब इसको लोगे, ठीक, लोगे 1 2 1 2 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर ये हो गया इसका काम, इसको लोगे 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1 2 2 2, ठीक। तो ये हो गया P क्रॉस P। इसमें कितने अवयव थे? 2। इस तो P क्रॉस C पे कितने अवयव होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8, यानी NP बराबर 2 था। तो NP क्रॉस P कितने अवयव आ गए? NP गुणते NP कितना आ गए? 2 गुणते 2 बराबर 8। गिन लो, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको 4 बार निकलोगे तो कितने आ जाएंगे? 16। यानी कि अगर हम निकालना हो NP क्रॉस P तो कितने आ जाएंगे? 2 के पावर 4 यानी कि 16। अगर इसी तरह अगर हम और थोड़ा सा कर दें, अगर यहीं पे जनरलाइज कर दें इसको, यदि NP क्रॉस P अगर इसको हम कर दें T टाइम्स, कई बार? R टाइम्स, तो इसमें वो कितने हो जाएंगे? 2 गुणे R। 4 बार था तो 2 गुणे 4, 3 बार था तो 2 गुणे 3, 2 बार था तो 2 गुणे 2। अगर R टाइम कर दोगे तो 2 के पावर R। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए तैयार रहो, ये सब चीजें न्यूमेरिकल में फंसेगी। यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं को समुच्चय तो कार्तीय गुणनफल R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करता है? बताओ। अगर R है, R का मतलब पहले समझो क्या है। ये R है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। R को एक बार और लिख लो, +इन्फिनिटी टू। अब इसके सारे अवयव ले लो, फिर R क्रॉस R निकालो। तो बताओ, अगर R क्रॉस R निकालोगे क्या लेना चाहते हो? इसको x अक्ष पर लिखोगे, यहाँ कुछ न कुछ आएगा ना, x y आएगा, सच दैट x बिलोंगिंग टू R, y बिलोंगिंग टू R, यही ना होगा? इसको और ऐसे लिखते हैं, x y सच दैट x बिलोंगिंग टू R, y बिलोंगिंग टू R, यही ना होगा? अब बताओ, x पे R के सभी अवयव लोगे, y पे भी R के सभी अवयव लोगे, तो ये पूरा पट जाएगा, ये पूरा पट जाएगा ना, ये पूरा ये पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यक्स R पे मतलब R इस लाइन पे यक्स, जितने यक्स लोगे उतने y इस पे लेना पड़ेगा। पूरा यहाँ जैसे यहाँ यक्स ये है, यहाँ y ये है, ये पूरा पट जाएगा कि नहीं पट जाएगा? लेके देखना तो क्या मिलेगा? फिर ये एक प्लेन मिलेगा। तो R क्रॉस R क्या निरूपित करता है? इसको भर के देखना, ठीक। यानी कि R क्रॉस R क्या बताता है? ए प्लेन इन 2D, मतलब दुई बीमा में इन 2D का मतलब समतल का समीकरण आएगा, एक समतल आएगा, एक समतल आएगा। समतल 2D में ही बनता है, समझ में आ गया? अब देखो R क्रॉस R निकालो, तो R क्रॉस R, तो इसमें क्या आएगा? x y z सच दैट x y z तीनों क्या है? R के हैं। क्या है? तीनों R के हैं। तब ये तो पूरा दुई प्लेन तो मिलेगा, ये स्पेस में भी मिलेगा, 3D में कहेंगे तो इसको कहोगे ए स्पेस मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा, एक यहाँ लिखोगे
ये जो आएगा एक स्पेस, एक स्पेस जैसे गोला ले लो ऐसे ना, तो गोला मतलब हवा में भी मिलेगा, तो इसको एक स्पेस, बस ये जान जाओ कि r क्रॉस r ये प्लेन को बताएगा, r क्रॉस r क्या करेगा, स्पेस को बताएगा, बस ये ध्यान दो। 2D मतलब धरती पे है, 2D मतलब धरती पे है, 3D का मतलब हम लोग हवा में हाँ, इसको ड्रा नहीं किया जा सकता, इसको ब्लैक बोर्ड पे इसको खींच सकते हो, एक चीज इसमें आएगा, ठीक। तो बस स्पेस बस इतना लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 6, A क्रॉस B बराबर क्या दिया है, PQ PR MQ MR, ए और बी को ज्ञात करो, ठीक। यहाँ तो हल कर दिया है जी। ए बराबर क्या होता है, ए पहला कंपोनेंट, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर आया है क्रमित युग्म में है, उसका पहला कंपोनेंट पी, फिर पी है, पी तो लिखोगे दोबारा नहीं, एम, ठीक, तो यही ना आएगा बस। बी क्या आएगा, सेकेंड कंपोनेंट यानी क्यू आर, फिर दोबारा लिखोगे नहीं, ये क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म का फर्स्ट अवयव, ठीक। ये क्या है, क्रमित युग्म का सेकेंड अवयव, समझ में आ गया, ठीक। चलो देखो अब प्रश्नावली 2.1 के अब हम क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल समझ में आ गया, नियम कानून समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो प्रश्नावली 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आएंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि देखो ये क्या किया, दो ऑर्डर्ड पेयर है, x/3 + 1 y - 2/3 बराबर 5/3 1/3। तो x और y का मान ज्ञात करना। ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, x y बराबर yx कब होंगे, यदि x बराबर y, यानी कि ऐसे कर लो, यदि अगर हम कह लो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये अगर दोनों बराबर कह रहा है तो दोनों बराबर तभी होंगे जब x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2। ये दिमाग में रखो, फिर इस सवाल को आसानी से लगा लो। दो कंपोनेंट यानी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके अलग अलग कंपोनेंट इक्वल हो, यानी इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा, इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके सेकेंड कंपोनेंट के बराबर होगा। अब ये इक्वल कह रहा है, तो इक्वल कह रहा है तो क्या होगा, तो ये वाला कंपोनेंट यानी x/3 + 1 बराबर 5/3, या इसको क्या कहोगे x/3 बराबर 5/3 - 1 यानी 2/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार y - 2/3 बराबर 1/3, या y बराबर 1/3 + 2/3 बराबर 3/3 बराबर 1, यानी कि y बराबर क्या आ गया 1, y बराबर 1 x बराबर 2। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आगे लगा लोगे अब, ठीक। अब देखो यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, यानी कह रहा है कि Na बराबर 3 और Nb बराबर कितना है 3 है, उसमें वहाँ पे तो दिया है ना 3 4 5, ये B दिया है, तो Nb बराबर कितना है 3। इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी ऑफ A, मतलब A के क्या है कार्डिनलिटी कितना है 3 है, B की कार्डिनलिटी कितना है 3। कार्डिनल मतलब संख्या, कितने एलिमेंट, तो पूछ रहा है A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, तो क्या फार्मूला बताते हैं, Na क्रॉस B बराबर Na इंटू NB। Na कितना है 3,
तीसरी के 9, बस हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि g बराबर 7 8, h बराबर इतना, यानी कि g बराबर 7 8, h बराबर 5 4 2, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना है। तो देखो जी, g क्रॉस h में कौन से एलिमेंट आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। इस प्रकार से आएंगे कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट g का, दूसरा कंपोनेंट किसका होगा? h का। तो 7 5 कैसे निकालते हैं बता चुके हैं हम, 7 4 7 2, फिर 8 5 8 4 8 2, बस हो गया। ठीक है ना जी, तुमको समझ में आ रहा? तो क्लियर ऐसे ही निकल। अगर हम h क्रॉस g निकालें तो 5 से स्टार्ट करें, 5 7 5 8, 4 7 4 8, 2 7 2 8, लिख लो इसको, 5 7 5 8 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8। ओके, तो क्लियर है ना? यहाँ देख रहे हो दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि दो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते हैं। हालांकि वो बताना नहीं है, लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो चौथा में। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखो। पहला देखो, पहला कह रहा है P बराबर mn और Q बराबर क्या कह रहा है? nm। तो P क्रॉस Q निकालो, P क्रॉस Q निकालोगे तो क्या आएगा? mn फिर nn फिर nm। ये क्या कह रहा है? केवल दो ही एलिमेंट, P क्रॉस Q में केवल दो ही एलिमेंट आएंगे। P क्रॉस Q में कितने अवयव हैं? 1 2, इसमें np कितना है? 2, nq कितना है? 2। तो P क्रॉस Q में अगर np क्रॉस Q निकालोगे तो इसमें 4 आने चाहिए ना, तो 2 ही आए थे, तो गलत तो ये है। ठीक, ये क्या है? गलत है। ये गलत है, फिर सही क्या है? ये सही है। समझ में आ गया? कह रहा है गलत है तो उसको सही बताओ, सही है तो कोई बात नहीं, सही कर दो। ठीक, क्लियर है? अब दूसरा देखो, दूसरा में A और B अरिक्त समुच्चय तो A क्रॉस B में क्रमित युग्म x y का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि, ठीक। दूसरा देखो कह रहा है कि A और B अरिक्त समुच्चय है। A और B अरिक्त समुच्चय का मतलब A और B फाई नहीं है, रिक्त नहीं। अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं है, यानी कि A क्या है? नॉट इक्वल टू फाई, B क्या है? नॉट इक्वल टू फाई। अरिक्त है मतलब इम्पटी सेट नहीं है, रिक्त नहीं है। ठीक, तो अगर हम A क्रॉस B निकालें तो A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट आते हैं? क्रमित युग्म के एलिमेंट आते हैं x y। इस प्रकार से आते हैं कि x किसका होता है? A का, और y किसका होता है? B का। तो ये कह रहा है A और B यदि अरिक्त समुच्चय है, यानी ये नॉट इक्वल टू फाई, B नॉट इक्वल टू फाई, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x y का एक अरिक्त समुच्चय होगा। ये भी एक अरिक्त समुच्चय होगा। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक, अरिक्त समुच्चय होगा। और इस प्रकार से होगा कि x A का होगा, y B का होगा। एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। A बराबर ले लो 1 2, B बराबर ले लो 3 4, तो A क्रॉस B क्या आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4। A क्या था? फाई था? नहीं था। B क्या था? फाई था? नहीं था। यानी A और B क्या है? अरिक्त है ना? देखो, अरिक्त है मतलब रिक्त नहीं है। तो A क्रॉस B निकाले तो क्या निकला? अरिक्त आया है। A क्रॉस B तो नॉट इक्वल टू फाई आया है, यानी A क्रॉस B क्रमित युग्मों का एक अरिक्त समुच्चय होगा। सही बात है, होगा। देखो कहाँ ये रिक्त आया क्या? अरिक्त अरिक्त आया था, सही है ना? और अरिक्त आया है तो उसमें जो एलिमेंट कैसे हैं? पहला वाला A का है, दूसरा कंपोनेंट B का, वही तो लिखा है, यानी सेकेंड वाला क्या है? सही है। ठीक है ना? अब देखो थर्ड वाला, मिटाएं इसको। देखो सेकेंड वाला, A बराबर क्या दिया है? 1 2, B बराबर
3 4, हाँ जो भी है लो। तो बी इंटरसेक्शन फाई निकालो पहले। बी और इंटरसेक्शन फाई, बताओ किसी भी सेट का इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? अरे भाई इंटरसेक्शन कोई कॉमन नहीं है जी। अगर बी मान लो कोई एलिमेंट है 1 2 और एक ये जो फाई का मतलब ये, तो इसमें कोई कॉमन है नहीं, इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। तो बी इंटरसेक्शन बी फिर से क्या आएगा? फाई आएगा। अब ये फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, ए का साथ 1 2, इसको फाई के साथ इंटरसेक्शन करो तो क्या होगा? फाई ही तो आएगा ना। इसमें कोई अवयव आर्डर्ड पेयर बनाने, आर्डर्ड पेयर में कोई आएगा ही नहीं। आर्डर्ड पेयर मतलब फाई होगा, क्योंकि आर्डर्ड पेयर तभी बनेगा जब इसमें कोई अवयव होगा ना। आर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है ये तभी बनेंगे जब इसमें एलिमेंट हो, तभी तो हम पेयर बनाएंगे। इसमें कोई है ही नहीं पेयर बनाने के लिए, तो ये भी क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ये क्या है? सही है, ये भी सही है ना, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं कि हम पेयर बनाए। क्लियर है ना? तो भी सही है। क्लियर है? चौथा के बाद अब देखो पांचवा। यदि a बराबर इतना तो a क्रॉस a बराबर कितना दिया है? -1 1। a क्रॉस a निकालो पहले। a क्रॉस a निकालोगे तो अगर तुमको सुविधा के लिए इसको 2 बार लिख सकते हो, -1 1, सुविधा के लिए लिख सकते हो ना। तो पेयर बनाओ -1 -1 1, फिर 1 -1, फिर 1 1। पहले तो a क्रॉस a निकल गया, फिर क्या निकालोगे? a क्रॉस a। ये ऐसे ही रहेगा -1 -1, इसका एक एलिमेंट ले लिया इसे, फिर इसके साथ पेयर करो -1, फिर -1 -1, फिर इसके साथ 1। ठीक, अब ये वाला लो -1 1 -1 -1 1 1। ठीक, ये हो गया। फिर ये लो 1 -1 -1 -1 1। बताओ, फिर ये वाला लो 1 1 -1 1 1 1। यही ना आएगा? बना लोगे। ए में कितने अवयव हैं? 2। तो अगर हम n a क्रॉस a निकाले तो कितने अवयव आएंगे? 2 गुणित, मतलब ये आएंगे n a क्रॉस इंटू रहेगा यहाँ पे n a इंटू n a इंटू n a, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। ये सब फार्मूला हम बता चुके हैं पहले। ठीक, देखो 8 अवयव है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। जो नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट ही निकालना, हम अभी समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। a क्रॉस b में देखो क्या है? a क्रॉस b है ax ay bx by। तो a तथा b, a क्या होंगे बताओ? आर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट। a क्रॉस b में a के कौन से अवयव होते हैं? आर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या है? a है, a को दोबारा लिखोगे, फिर b, क्योंकि b 2 बार लिखेंगे नहीं, फिर b क्या लिखोगे? सेकेंड कंपोनेंट x, फिर y, फिर x है, लिखोगे नहीं, लिख चुके हैं, y है, फिर नहीं लिखेंगे, तो यही होगा, ये और b। क्लियर है? देखो 7वां क्वेश्चन देखो, ये a बराबर दिया, b c d दिया है, हमको ये सिद्ध करना है, मतलब ये a बराबर इतना दिखाना है और दिखाना है कि a क्रॉस b क्रॉस d का एक उप समुच्चय है। तो पहले पहला देखो, पहला में अगर पहले b इंटरसेक्शन c निकाल लो, b इंटरसेक्शन c निकालोगे तो क्या आएगा? b और c में क्या कॉमन क्या है? कोई है? कोई कॉमन नहीं, यानी क्या है? ये फाई है ना। फिर a इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो क्या आएगा, एक मतलब 1 2 इंटरसेक्शन फाई, ये क्या आएगा, फाई आएगा, फाई आएगा ना। इसमें कोई अवयव है ही नहीं कि हम पेयर बनाए, ठीक। तो फिर आई फाई आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, एक क्रॉस बी निकालो, एक क्रॉस बी निकालो। एक क्रॉस बी में 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक। तो एक क्रॉस बी निकल गया, ठीक। फिर क्या निकालना है, एक क्रॉस सी निकालो। एक क्रॉस सी मतलब 1 5 1 5 1 6, फिर बताओ जल्दी, 2 5 2 6। अब क्या निकालना है, एक क्रॉस बी और एक क्रॉस सी का इंटरसेक्शन। एक क्रॉस बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, एक क्रॉस सी के साथ। क्या आएगा बताओ, एक एक इसमें है नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, 1 5 इसमें है, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, तो क्या है ये फाई। तो देख रहे हो, ये तो सिद्ध करना था, अर्थात ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही प्रूव करना था, ठीक। क्लियर है, क्लियर है। अब तुमको एक चीज और हम दे दे रहे हैं यहीं पे। अब यहाँ देखो, एक क्रॉस सी बी क्रॉस डी, अब यहीं पे निकाल लो थोड़ा सा। बी क्रॉस डी अगर हम निकालने चाहें, अगर हम बी क्रॉस डी निकाल लें, बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस डी मतलब एक, हमको सिद्ध करना है कि एक क्रॉस सी मतलब एक क्रॉस सी बी क्रॉस डी का क्या है, उप समुच्चय है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक। 4 5 4 6 4 7 4 8। अब बताओ, एक क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, क्या एक क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में है? देखो 1 5 इसमें है, इसमें देखो 1 5 है, कहीं है ना। फिर 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है, यानी एक क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में है, यानी कि एक क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस डी का क्या है, सबसेट है। अर्थात यहाँ लिखोगे, अर्थात एक क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ किसका, बी क्रॉस डी का। क्लियर है, लिख लोगे, क्लियर है ना, ठीक है। तो यही 7वां नंबर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और तुम इसमें होमवर्क के रूप में हम दे दे रहे हैं, कर लेना। ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये तुमको दिखाना है। अभी हम इंटरसेक्शन वाला दिखाए हैं ना, ये तुमको दिखाना है कि ये भी होता है। एक चीज अभी जो दिखाए वो क्या था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी था, तो क्या निकाले थे हम लोग, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये दोनों तुमको चेक करना है। एक तो अभी ये वाला किए ही है, इसको आपको अपने से करना है, ठीक है, कर लोगे। मान लीजिए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाओ। ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, ठीक, सूची बनाना है। देख लो, ए बराबर कितना है, 1 2, बी बराबर 3 4। ए क्रॉस बी बनाओ पहले। ए क्रॉस बी का मतलब 1 3 1 4 2 3 2 4। अब क्या बनाना है हमको, ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे। ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, कितने उप समुच्चय होंगे, 2 के पावर ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, n ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। तो इसको ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 के पावर 4, यानी कि 16। अब 16 तुमको बनाना है। कैसे बनाओगे, बनाने के लिए तुम क्या करना, मतलब थोड़ा आसानी से बन जाए,
उसके लिए इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, डी मान लो। यानी कि ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया, ए क्रॉस बी बराबर हो गया ए बी सी डी। अब इसका उप समुच्चय बनाओ और लास्ट में ए बी सी डी के मान रख देना। ठीक, तो उप समुच्चय बनाओ, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हमको बनाना है ना। तो पहले क्या होगा, फाई, फिर एक एक हुआ ए बी सी डी, दो लो, ए बी बी सी ए सी फिर ए डी, होगा ना, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी, हाँ बी सी बी डी भी होगा, बी सी बी डी। ये दिख रहा है ना वहाँ तक, मोबाइल में देखो बी डी दिखा, दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। देखो दो दो वाला बना लिया, दो दो वाले कितने बनेंगे चेक कर लो, कैठ बनेंगे, 4C2 बनेंगे। 4C2 का मतलब 4 गुणित 3/2 छठ बनेंगे। छठ देखो बने हैं ना, 1 2 3 4 5 बने जेबे, छठ बनेंगे। दो अवयव वाले कितने बनेंगे, हम फार्मूला बताए थे ना, छठ बनेंगे। कौन सा बचा, देखो ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी, सी डी बचा। ठीक, तो सी डी नहीं है ना, तो यहाँ लिखो सी डी। देखो दो अवयव वाले कितने बने हैं, ए दो अवयव वाले देखो छठ बने हैं। क्लियर होना चाहिए, कैठ बनेंगे, छठ हो। 4 अवयव है एक क्रॉस बी में, तो दो अवयव वाले जो उप समुच्चय बनेंगे 4C2, 4C2 मतलब छठ बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक अवयव वाले कैठ बनेंगे, एक अवयव वाले कैठ बनेंगे 4C1 यानी कि 4। देखो छठ बने हैं, 1 2 3 4। 3 अवयव वाले कितने बनेंगे, एक ठे कैठ बनेंगे 4C3। 3 अवयव वाले 4 ठे बनेंगे, 4C1 बराबर 4। 3 अवयव वाले 4 ठे बनाओ। 3 अवयव वाले देखो ए बी सी ए बी सी ए बी डी, ए बी सी ए बी डी, फिर ए सी डी, ए सी डी भी तो बनेगा, ए सी, और क्या बनेगा बी सी डी, बी सी डी भी बनेगा, बी सी डी। 4 अवयव वाले इतने बनेंगे, अरे 3 अवयव वाले 4 बनेंगे। ठीक, और फिर चारों अवयव वाले बनेंगे। चारों अवयव का मतलब ए बी सी डी। अब क्या देखो टोटल कितने होने चाहिए, 16। देख लो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये क्या है, एक क्रॉस बी के उप समुच्चय। अभी काम तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है। अब ए बराबर क्या रखोगे, 1 3, बी बराबर क्या लिखोगे 1 4, सी बराबर क्या लिखोगे, डी बराबर क्या लिखोगे, ये तुम्हारे पे छोड़ दें। यानी अब तुम लिखोगे यहाँ पे उप समुच्चय। अगर हम लिखना चाहें, हम बता दिए थे कि किसी भी सेट में 2 अवयव वाले कितने उप समुच्चय बनेंगे, 3 अवयव वाले उप समुच्चय कितने बनेंगे, बताए थे ना सब। तो वो फॉर्म, अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, उप समुच्चय, उप समुच्चय फिर से लिखोगे ना। अब फाई तो फाई, एक जगह क्या लिखोगे, ए बराबर 1 3, ए बराबर क्या लिखोगे 1 3, फिर बी की जगह क्या लिखोगे 1 4, सी की जगह 2 3, डी की जगह 2 4। अब देखो फिर ध्यान दो, ए की जगह 1 3, 1 3, बी की जगह 1 4, ऐसे लिखोगे ना। फिर बी सी, बी सी का मतलब 1 4 2 3, बोलो सही सही
ए बी, बी सी, फिर ए सी, ए सी, ए सी मतलब 1 3, सी 2 3, ए सी के बाद ए डी, ए डी मतलब 1 3 2 4, ए डी हो गया। फिर बी डी 1 4 2 4, बी डी हो गया। फिर सी डी भी, सी डी, सी का मतलब 2 3 2 3, डी का मतलब 2 4, सी डी हो गया। अब ए बी सी, ए का मतलब 1 3 1 4 2, फिर बोलो जल्दी, 1 3 1 4 2 4, फिर ए सी डी 1 3 2 3 2 4, ये हो गया। कैट हुआ 1 2 3 1 2 3, बी सी डी रह गया। बोलो 1 4 2 3 2 4, फिर ए बी सी डी, ए 1 3 1 4 2 3 2, तो देखो ये सबसेट बनेंगे। देखो बढ़िया से ये बनेंगे। ये इसलिए बनाए थे कि तुमको आसानी हो जाए। हाँ, इससे बनाते थे घचपच, दिमाग में कंफ्यूजन होता। तो पहले इसको ए बराबर मान लो, ए बराबर क्या है, ये 20 कर लोगे आप आसानी से। हाँ, तो कर लोगे नहीं जी? ठीक, चलो अच्छा कर लोगे। मान लीजिए कि ए और बी दो उप समुच्चय हैं जहाँ एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2, तो यक्स ए वो तो ए और बी को ज्ञात कीजिए जहाँ एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव है। ठीक, यदि यक्स से देखो क्या है, एन ए बराबर 3 एन बी बराबर 2, और कह रहा है कि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है। ए क्रॉस बी में कौन कौन से हैं? x1 है, और कौन है, y2 है, और क्या है, z1। ये है, इतने नहीं होंगे। ठीक, तो a और b को ज्ञात करो। ठीक, जहाँ x y और z अलग अलग है। ठीक, इसमें और होंगे, लेकिन हमको ज्ञात करना है a का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि x y z। अभी जितने उतने की बात करते हैं। b का मतलब सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट का मतलब 1 2, 1 तो दोबारा लिखोगे नहीं, 1 तो दोबारा लिखोगे नहीं, इसका सेकेंड। अब देखो यहाँ क्या है, एन ए बराबर 3, यहाँ क्या है, एन बी बराबर 2। क्लियर है? यानी ए बराबर ये होगा, बी बराबर ये। ए कैसे निकाले हैं? ये जितना भी कंपोनेंट दिया उसका फर्स्ट कंपोनेंट, जितना भी निर्देशांक दिया उसका फर्स्ट कंपोनेंट, बी उसका सेकेंड कंपोनेंट। तो अब जब ये निकाल लिए तो एन ए बराबर 3 मिल गए, एन बी बराबर 2 मिल गया, जैसा कि कह रहा है। ठीक ठीक, तो बाकी अब तुम निकाल सकते हो यहाँ से। x1 दे दिया है तो तुम x2 निकाल लोगे, y1 निकाल, बाकी निकाल लोगे ना। ठीक, क्लियर है ना जी? केवल पूछ रहा है कि x y और z भिन्न भिन्न अवयव हैं, तो a और b ज्ञात करो, तो a और b यही होगा। और x y z अलग अलग हैं। अब तुम यहाँ से a क्रॉस b पूरा कर सकते हो। क्लियर है ना? कर लोगे? a क्रॉस b में कितने अवयव आएंगे? 6 आएंगे ना। 3 दिया, 3 से हमको a और b के अवयव मिल गए, तो बाकी a क्रॉस b का निकाल लोगे। निकाल लो जी। x1 हो गया तो x2 होगा। ठीक, y2 है, y1 रह गया है, z1 है, z2 रह गया है, तो बाकी ये होंगे, बाकी एक क्रॉस बी ये होगा। क्लियर है? देखो ए क्रॉस ए में 10वां क्वेश्चन, 10 नंबर, ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं? ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं।
थोड़ा सा मतलब रिस्पांस करोगे तो वीडियो अच्छा बनता है। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, जिसमें -1 0 0 1 भी है, तो समुच्चय ए ज्ञात करो तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात करो। अब बताओ ए क्रॉस ए अगर हम लिखें तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? एक्स वाई टाइप के होंगे। इस प्रकार से होंगे कि एक्स भी ए का और वाई भी ए का, तो ये भी ए का है, ये भी ए का है, ये भी ए का है, ये भी ए का है। तो ए में अगर 3 अलग अलग अवयव निकालना हुआ, यहाँ से क्या आएगा? -1 0 1, वही तो कह ही रहा है ना। एक तब ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे? 9। ये क्या है? 3, यही ना, यानी कि ए बराबर यही होगा। क्लियर? जब ए बराबर यही होगा तो ए क्रॉस ए निकाल लोगे। ठीक, तो अब ए क्रॉस ए निकाल लो। ए क्रॉस ए मतलब -1 -1 -1 0 -1 1, ठीक, 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 -1 1 0 1 1, बस यही तो कह रहा है। इसमें समझना है कि ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ए में कितने अवयव होंगे? 3, तो 3 कहाँ से मिल जाएंगे? यही अगर 2 ठे दिया है तो 3 ठे अलग अलग अवयव मिल गए ना। ए के 3 अलग अलग 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट यही ना होंगे, यानी n बराबर 3, ए क्रॉस ए निकाल लोगे ऐसे। क्लियर है? तो देखो प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके। अब आपको अगर थोड़ा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।